हेलो एवरीवन। तो अब नारू आसुका के पास आता है और उससे कहता है क्या प्लीज तुम हमारी मेट्रन बनना छोड़ सकती हो, रिजाइन कर दो और अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उससे पहले ही आसुका अपना सामान पैक करके खड़ी थी और इसके साथ ही वो वहां से चली जाती है। उधर ब्लूम्स के ऑफिस के बाहर बहुत रश लगा हुआ था मीडिया का। हर कोई सागा को देखना चाहता था, सवाल करना चाहता था। लेकिन वो जब घर आता है उसे आसुका का इंतजार था, उससे मिलेगा, लेकिन वहाँ वो थी ही नहीं। वो नारू से लड़ने लगता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। नारू कहता है क्यों रोकता, मैंने तो खुद उसे कहा है कि यहाँ से चली जाओ। पहले भी तुम्हें कहा था कि केयरफुल रहना, लेकिन तुमने एहतियात नहीं की। ब्लूम्स के लिए जो जरूरी था मैं जरूर करूंगा। अब सागा छत पर जाता है, बार बार आसुका को कॉल करता है लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। और उसी टाइम पर आसुका ऑफिस में गई हुई होती है और वो कोसाका के थ्रू अब प्रेसिडेंट से मिलती है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराना चाहती थी। वो जाते ही प्रेसिडेंट से सॉरी करती है और कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट सबसे पहले तो उसे उस वेन्यू पर लेकर जाती है जहाँ पर ब्लूम्स का पहला कॉन्सर्ट होना था। इतना बड़ा वेन्यू देखकर आसुका की आंखें खुल जाती हैं। वो उसे यही कहती हैं कि क्या तुम चाहती हो कि ब्लूम्स तरक्की करें, तो तुम्हारा फैसला उनकी लाइफ से निकलने का बिल्कुल दुरुस्त है। उधर सागा को उसकी कंपनी ने यही मशवरा दिया था कि मीडिया के सामने आओ, अपोलोजाइज करो और कोई एक्सप्लेनेशन दो। लेकिन सागा अपनी बात पर अड़ गया था। वो कहता है क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो कहता है क्या मुझे थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है अपनी लाइफ पर, एक छोटी सी खुशी भी मैं नहीं ले सकता, किसके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ वो भी नहीं कर सकता। इतने में ऊपर से प्रेसिडेंट आ जाती है। उसने सब सुन लिया था। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपोलोजाइज नहीं करना तो तुम साइड पर रहो। अब से ब्लूम सिर्फ 6 लोग हैं। जब तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक यही 6 लोग कॉन्सर्ट करेंगे और हर प्रोग्राम में जाएंगे। अब बाकी सारे मेंबर सागा को यही कहते हैं तुम्हारे बगैर हम इनकम्प्लीट हैं, तुम्हें ब्रेक नहीं लेना चाहिए, ये क्रिटिकल मोमेंट है, अपोलोजाइज करो। लेकिन नारू कहता है इसे इसके हाल पर छोड़ दो, ब्लूम को इसकी जरूरत नहीं है, अभी तुम लोगों को मैं लीड करूंगा। अब नेक्स्ट डे उन लोगों का टीवी पर एक शो था। उसमें सिर्फ 6 ब्लूम्स ही जाते हैं और सागा उनको सिर्फ टीवी पर बैठकर देखता है, जिस तरह से वो उसके बगैर भी परफॉर्म कर रहे थे। बस इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। अब 3 महीने गुजर चुके थे। सागा को हर आहट पर यही लगता था कि शायद आसुका आ गई है, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर जाता था। आसुका लौटकर आई ही नहीं थी, ना ही उससे कांटेक्ट किया था। एक दफा ट्रिनिटी उसके पास आता है और उससे कहता है कि इस वक्त तुम बहुत नेगेटिव इमोशंस में हो, अच्छा है कि सोशल मीडिया से दूर रहो, वरना तुम खुद को ही ब्लेम देते रहोगे। उधर केंजी बाकी के 6 मेंबर्स को ब्रीफ कर रहा था। उन लोगों ने अब प्रोग्रेस कर ली थी। एक दफा उनकी फैन फॉलोइंग बहुत डाउन गई थी, लेकिन अब फिर से वो इंक्रीज हो रही थी और अब उन 6 मेंबर्स के हार्ड वर्क की वजह से वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंचने वाले थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। कुछ मेंबर्स तो चाहते थे कि अब हालात फिर से ठीक होते जा रहे हैं, सागा को वापस आ जाना चाहिए। लेकिन नारू उनसे कहता है जितना भी मुश्किल हाल था हमने ये गुजारा है, हमने सब कुछ फेस किया, लेकिन फिर भी हारे नहीं, मेहनत करते रहे। अब जब तक सागा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है उसे वापस आने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक टेंशन बन गई थी, ब्लूम्स के पास अब कोई भी नया गाना नहीं था, क्योंकि गाने तो हमेशा सागा लिखता था। उधर सागा को पता चलता है कोसाका के थ्रू कि ब्लूम्स अब किसी के लिखे हुए गाने गाएंगे। ये सुनकर वो काफी हर्ट होता है। वो सुनकर काफी हैरान होता है कि सारे बॉयज मान गए। अब वो परेशान सा बाहर जाता है। वो हमेशा अपने आप को छुपा लेता था जब भी लोगों के क्राउड को देखता था। आज मार्केट से गुजरते हुए सागा को उसी फेस्टिवल का एक पोस्टर नजर आता है जिसमें उसने बाकी ब्लूम्स के साथ मिलकर एक मैस्कॉट शो किया था। वो अब घर जाकर नारू को दिखाता है और कहता है तुम लोगों को इसी शो में परफॉर्म करना चाहिए, यहीं से तो हम लोगों की तरक्की का स्टार्ट हुआ था, उसी एक वीडियो ने तो हमें पॉपुलर किया था। और यहाँ पर गाने लिखने की बात आती है तो बाकी सारे बॉयज उसे कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारे गाने पसंद है, हम तुम्हारे लिखे हुए ही गाना चाहते हैं, प्लीज अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करो और बदलाव लाओ। अब आगे तुम क्या करने वाले हो सागा। लेकिन सागा अभी भी कहता है कि मैं कैसे माफी मांग लूं जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। वेल, अब ब्लूम्स ने मान तो लिया था कि वो उस शो में जरूर जाएंगे। उसी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए वो मार्केट में जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ब्लूम्स वहां पर आएंगे। इतने में सागा वहां पर साइड से निकलने वाला होता है कि बाकी सारे बॉयज उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्यों ना आज हम इतने अरसे बाद इकट्ठे परफॉर्म करें, यहाँ पर तो हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, ये हम अपने मर्जी से अपने दिल से कर रहे हैं। कोसाका ने भी उनको इजाजत दे दी थी क्योंकि ये उनकी छुट्टी का दिन था। वेल, अब यहाँ पर मैस्कॉट शो स्टार्ट हो जाता है। सागा काफी हेजिटेंट था और वो डरता डरता सामने आता है, लेकिन कोई भी उस पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, तो वो सब बॉयज के साथ मिलकर परफॉर्म करता है। उसे बहुत खुशी मिली थी इतने अरसे बाद कुछ परफॉर्म करके।
अब काफ़ी दिनों बाद पहली दफ़ा वो बॉयज़ कुछ रिलीव्ड फील करते हैं और घर आकर खुश नज़र आ रहे थे। यहाँ पर दिखाते हैं कि एजी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा है, तो बाकी सबको पता चलता है कि एक्चुअली उसका एक ड्रीम है और वो है MBA करना। वो वही सोच रहा था कि कहाँ एडमिशन ले, लेकिन ब्लूम्स में होने की वजह से वो थोड़ा तो रिलक्टेंट था। और सागा बेचारा, वो तो बस हमेशा फेस छुपाए बाहर निकलता था, लेकिन जहाँ भी जाता था तो उसे आसूका की यादें आती थी। आज उसे एक जगह पर आसूका की सिस्टर नज़र आती है, तो वो उससे बात करता है। वो बताती है कि उसने आजकल एक फ्री स्टाइल स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और वो वहाँ पर मेट्रन भी है और टीचर भी, एक नया सपना तलाश कर रही है अपना। सिस्टर ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि क्या सागा को उसका कोई भी मैसेज नहीं मिला। वो बताती है कि वो तुम्हारे रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड करके गई थी और वो उसने नारू को दे दिया था। अब घर आते ही सागा नारू से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उसे नारू पर बहुत गुस्सा था कि उसने उससे ये छुपाने की जुर्रत कैसे की, लेकिन नारू भी आगे से रोने लगता है और कहता है कि मैं ये कैसे तुम्हें दे देता। अगर तुम आसूका का कोई भी मैसेज सुनते तो तुम वीक पड़ जाते और हमारी बात कभी भी ना मानते। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, तुम हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रहे हो। जब तुम लीडर थे तब भी मैं तुम्हें देख कर ही आगे बढ़ता था। तुम्हारे गानों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मुझे लगता था कि तुम थोड़े दिनों तक आसूका को भूलकर वापस ब्लूम्स में मिल जाओगे, और इसीलिए नारू कहता है कि मैंने ये सब किया। इतने में उसका एक दूसरा फ्रेंड सामने आता है और उसको एक एड्रेस देता है, बताता है कि इस जगह पर आजकल आसूका है। उसने फेस्टिवल में आसूका के कुछ फ्रेंड्स के थ्रू ये सब पता करा लिया था। अब सागा जल्दी जल्दी वहाँ जा रहा था, लेकिन आगे से कोसाका आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है आसूका इस हाल में तुम्हें देखकर खुश होगी क्या? और फिर वो उसे बताती है कि जब लास्ट टाइम आसूका जाने से पहले मुझसे मिली थी तो उसने मुझे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि ये लड़के अपना सपना पूरा करें, यही तो मेरा सपना है। और अब वो इस तरह से तुम्हें हारा हुआ देखेगी तो वो भी सफ़र करेगी और तुम भी। लेकिन सागा को तो जाना था और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो भागता हुआ उसी एड्रेस की तरफ जाता है जो कि एक एकेडमी का था, लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और सुनता है कि जाने से पहले आसूका ने उसे क्या कहा था। वो सबसे पहले तो उसे सॉरी करती है कि मैं गुड बाय कहे बगैर जा रही हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। जो भी थोड़ा बहुत टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। और उसे थैंक्स भी करती है, तुमने हमेशा मुझे इनकरेज किया, मुझे A+ दिया और मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे वैल्यू दिया। और वो ये भी कहती है कि तुम लोगों को देखकर मेरे अंदर एक नया जज्बा जागा है। मैं फिर से अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ, वही टीचर बनने का। और इसके साथ साथ उसे गुड लक भी कहती है। अब सागा देखता है तो सामने बारिश में बहुत सारे बच्चों के साथ आसूका आ रही थी। वो उठता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन फिर आगे गुजर जाता है उसे मिले बगैर ही। आसूका मूर्ति जरूर है, लेकिन उनका आमना सामना नहीं होता। अब जब सागा जा रहा होता है तो कोई आकर उसे अम्ब्रेला देता है, और ये था टीचर टानी। वो उससे कहता है कि आसूका की फिक्र ना करो, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही है, और जैसे तुम लोगों को उसने सपोर्ट किया था अब यहाँ के बच्चों को फिर से ब्लूम करना सिखा रही है। सागा ने यही सुनना था कि उसके बाद वो बिना छाता लिए ही वहाँ से भाग जाता है। उधर बाकी बॉयज़ को दिखाते हैं, वो एक फ्रैंक डिस्कशन आपस में कर रहे थे। नारू कहता है कि मैं हमेशा से डायरेक्टर बनना चाहता था और यही मेरा पैशन है, लेकिन इसके लिए उसे ओवरसीज स्टडीज करनी पड़ेंगी, जो कि वो ब्लूम की वजह से नहीं कर सकता। ईजी के बारे में तो हम जानते हैं, उसका पहले ही MBA करने का सपना था। और 2 बॉयज़ ऐसे थे जो डांस की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना चाहते थे और बड़े बड़े कॉन्टेस्ट्स में भी उन्होंने भाग लिया था, लेकिन ब्लूम्स में होने की वजह से उनकी भी लिमिट सेट हो गई थी। इतने में सागा ऊपर से आ जाता है और कहता है, तुम, मैं और हम सब ब्लूम्स को अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये भी सोचा कि और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। और यहाँ पर वो सारे लड़के ही रोने लग जाते हैं और सभी एक दूसरे से सॉरी करते हैं और कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। वो सारे बैंड बॉयज़ कहते हैं कि हम वीक पड़ गए थे, हमें तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ ब्लूम बैंड की खातिर हम कुछ ना बोल सके। उन सब की लाइफ में नंबर 1 पर ब्लूम था, जिसे वो सबसे इम्पोर्टेंट समझते थे। यहाँ पर सागा कहता है कि मैं हर किसी को अपना 100% देने को नहीं कह रहा, 100% खुश रखना चाहता हूँ। इसलिए अब कंफ्यूजन में रहना छोड़ो और अपने पैशन का पीछा करो। और फिर इसके साथ ही वो सारों को कहता है, क्यों ना हम लोग डिसबैंड हो जाएं। और फिर इसके साथ ही सेकंड लास्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर लास्ट पार्ट, बाय बाय।